हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में जेईएमएस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि मेरा मकसद है इन क्वेश्चंस के जरिए आपके कंसेप्ट्स के बेस को मजबूत करना। सो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी बात के साथ चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस पहले क्वेश्चन में पूछा गया इस दिए गए कंपाउंड में से कौन सा सेंटर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। अब अगर किसी सिंपल एल्केन की बात करें जिसके 4 हाइड्रोजन को 4 डिफरेंट ग्रुप ए बी सी डी से रिप्लेस किया गया है, सो इस सिनेरियो में कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज द रेस्ट्रिक्टेड कार्बन साइड्स मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब इस कार्बन के साथ अटैच दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग होने चाहिए और साथ ही साथ इस कार्बन के साथ अटैच दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से अलग होने चाहिए। सो अगर सीधे सीधे अगर इस केस में बात करें द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए शुड नॉट इक्वल टू बी एंड सिमिलरली सी शुड नॉट इक्वल टू डी। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपसे जीआई के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगर इस दिए गए कंपाउंड के अगर सेंटर नंबर 1 की बात करें तो ये दोनों ग्रुप तो सेम है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों ग्रुप तो एक दूसरे से अलग होने चाहिए थे। सो क्योंकि दोनों ही ग्रुप मिथाइल है, सो सेंटर नंबर 1 डजंट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर सेंटर नंबर 2 की बात करें तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है और साथ ही साथ ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से अलग है। सो बिल्कुल सेंटर नंबर 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सो सेंटर नंबर 2 एग्जिबिट जीआई। अब अगर सेंटर नंबर 3 की बात करें तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है और साथ ही साथ ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से अलग है। सो सेंटर नंबर 3 भी जीआई एग्जिबिट करेगी। अब अगर सेंटर नंबर 4 की बात करें तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है और साथ ही साथ ये दोनों ग्रुप भी तो एक दूसरे से अलग है। सो सेंटर नंबर 4 भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो दिस सेंटर आल्सो एग्जिबिट जीआई। सो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो केवल सेंटर नंबर 1 जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर पिछला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा। सो अगर 2 फिनाइल 1 ब्यूटेन की बात करें तो ये दोनों ग्रुप सेम है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टू एग्जिबिट जीआई ये दोनों ग्रुप तो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। सो 2 फिनाइल 1 ब्यूटेन डजंट एग्जिबिट जीआई। देन अगर 1,1 डाइफिनाइल प्रोपेन की बात करें तो ये दोनों ग्रुप सेम है। सो अगेन 1,1 डाइफिनाइल प्रोपेन वायोलेटिंग द कंडीशन टू एग्जिबिट जीआई। So 1,1 diphenyl propane also doesn't exhibit geometrical isomerism. अब अगर 3-phenyl butene की बात करें तो आप देख सकते हो इन 3-phenyl butene डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन के साथ अटैच दोनों ही एटम्स हाइड्रोजन से। सो 3-phenyl butene also doesn't exhibit GI. एट लास्ट अगर 1-phenyl butene की बात करें तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है और साथ ही साथ ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से डिफरेंट है। सो बिल्कुल 1-phenyl butene will exhibit GI। दिए गए कंपाउंड में से 1-phenyl butene will show geometrical isomerism। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। नाउ दिस इज मैलिक एसिड एंड दिस इज फ्यूमरिक एसिड। अब चेन आइसोमर्स क्या है। अगर किसी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दे डिफर इन द मेन चेन, मतलब उनका मेन चेन एक दूसरे से अलग हो, देन दे आर नोन एज चेन आइसोमर्स। अब मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड में मेन चेन तो सेम है, सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड तो चेन आइसोमर्स हो ही नहीं सकते। देन फंक्शनल आइसोमर्स क्या है। अगर किसी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दे डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप, देन दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। अब मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड फंक्शनल आइसोमर्स भी नहीं हो सकते। अब अगर टॉटोमरिज्म की बात करें तो टॉटोमरिज्म के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि टॉटोमरिज्म इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इन एन इंट्रामोलिकुलर फैशन। सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड और जो कुछ भी हो टॉटोमर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही बचा है, सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है और साथ ही साथ ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से डिफरेंट है। सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स।
अब अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो हम बोल सकते हैं कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड आर सिस ट्रांस आइसोमर्स। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो सबसे पहले उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना हो। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेन्स ए कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर क्या है? कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन सेंटर है जिसके साथ लिंक्ड चारों एटम्स या ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब अगर आप इन दिए गए कंपाउंड्स को गौर से देखोगे तब आप पाओगे इन दिए गए कंपाउंड में सिर्फ 3 मिथाइल 1 पेंटेनी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक कायरल सेंटर मौजूद है। मतलब एक ऐसा कार्बन सेंटर जिसके साथ लिंक्ड चारों एटम्स या ग्रुप एक दूसरे से अलग है। सो इस केस में सिर्फ 3 मिथाइल 1 पेंटेनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को दो सेक्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड अनदर इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अगर इन दिए गए कंपाउंड में से अगर कोई कंपाउंड अगर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है देन दैट कंपाउंड आल्सो कंटेन्स स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब अगर इन चारों ही कंपाउंड्स को अगर आप गौर से देखोगे तब आप पाओगे ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सो दिस टू कंपाउंड्स विल एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस फॉलोइंग कंपाउंड। अब जैसा कि हमने हमारे पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम दो सेक्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड अनदर वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। So the total number of stereoisomers possible for this compound is equal to number of optical isomers plus number of geometrical isomers। अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है और साथ ही साथ ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से अलग है, सो ऑब्वियसली दिस कंपाउंड विल एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब इस कंपाउंड में दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड में भी रह सकते हैं और वैसे ही दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में भी रह सकते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहेंगे देन दैट विल बी सिस आइसोमर, और जब दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में रहेंगे देन दैट विल बी ट्रांस आइसोमर। सो द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस फॉलोइंग कंपाउंड इज 2। अब अगर इस कंपाउंड को हम गौर से देखें तो हम देखेंगे इट कंटेन्स ए कायरल सेंटर। मतलब इस कार्बन सेंटर के साथ लिंक्ड चारों ग्रुप्स एक दूसरे से अलग है। अब इस कंपाउंड के फिशर प्रोजेक्शन में एक बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप को राइट हैंड साइड में रखा जा सकता है और वैसे ही एक बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में भी रखा जा सकता है। अब ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, सो दे आर एनंशियोमर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड इज आल्सो 2। Therefore the total number of stereoisomers possible for this compound is number of geometrical isomers plus number of optical isomers is equal to 2 plus 2 यानी कि 4। आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हमने बातों ही बातों में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को सीख लिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक आज के लिए जय हिंद।